वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो? सारे मेरे लाल पीले नीले सब बढ़िया। तो दिस इज रवि राय एंड वेलकम टू द TCA द कॉमर्स एकेडमी। और आज जो हम बातचीत करने ले आए हैं, जिस बारे में आज हम बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम कितने टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, कितने टाइप से नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है। बीते जो कुछ वीडियोज़ रहे हैं उसमें हम लगातार बातचीत किए हैं कि नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो क्या थे। उसके बाद फिर आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर रिलेटेड एग्रीगेट जिसमें हम GDP, GNP, NDP, NNP तमाम चीज़ों को हम जाने, कन्वर्जन भी मैंने बताया है। ठीक है, तो भाई आज हम बातचीत करने वाले हैं कि नेशनल इनकम को मेज़र कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम को बेसिकली मेज़र करने के आपके 3 टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है, वेरी फर्स्ट टाइप, जिस पे आज हम बातचीत करने वाले हैं, वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। वो होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, या इसका दूसरा नाम होता है, एक और इसका नाम होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमारी पूरी बातचीत होनी है वो किस पे होनी है? वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड पे आज हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना किसी चीज़ों में समय एक्स्ट्रा हम नुकसान किए हुए हम सीधे शुरू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड के बारे में जानना। हाँ, उसके पहले मैं उम्मीद करूँगा कि GDP क्या है, GDP का क्या इम्पैक्ट है, NDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, मार्केट प्राइस पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, इन चीज़ों को पढ़ के और आप क्लियर कर लें, ताकि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के जो मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे लिए ईज हो। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स आपके आएंगे तो बोर्ड्स में आपको आउट ऑफ 40 मार्क्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आना है, उस 40 में एक न्यूमेरिकल मिनिमम ऑफ 6 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक देखो, अभी तक एक भी तुम्हारा आया नहीं है। CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर तक एक CBSE सैंपल पेपर रिलीज करेगी। मगर अभी तक का जो बीते 15-20 ईयर्स का डेटा है वो यही बताता है कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आया है, ये टर्म 1 टर्म 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो चलो भाई एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बुक कॉपी पेपर सब लेके बैठ जाओ एकदम। ठीक है, और हम बातचीत करने जा रहे हैं किसकी? वैल्यू एडेड मेथड की या प्रोडक्ट मेथड की। मैं सबसे पहले तो तुमको ये बता दूं कि ये वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड है क्या, मतलब इसके मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो बातचीत करते हैं वैल्यू एडेड। नाम में क्या रखा है? ठीक है, अरे नाम में क्या रखा है, लोग कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, मैं कह रहा हूं कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है दोस्त। वैल्यू एडेड मेथड यानी कि ये वो मेथड है जो हर यूनिट पे वैल्यू के एडिशन को ऐड कर रहा है। वैल्यू एडिशंस को अगर आप इकोनॉमी की टोटल वैल्यू एडिशन काउंट कर लेते हो तो आपको नेशनल इनकम पता चल जाएगा। या प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट भाई या तो गुड्स को कहेंगे या सर्विसेज को कहेंगे। अभी हम लास्ट वर्किंग डे पे, जब भी हम लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है, बातचीत की है कि हम कौन से गुड्स को कंसीडर करते हैं, फाइनल गुड्स को कि इंटरमीडिएट गुड्स को। तो आपने बताया कि सर हम करते हैं फाइनल गुड्स को कंसीडर। मैं कहा बहुत अच्छी बात है भैया, यानी कि प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या काउंट करना है? फाइनल गुड्स को हम काउंट कर रहे हैं। पहली बात, हमारा विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार हम सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे उसको कॉपी पे। ठीक है, ईयरफोन कान में लगाओ, कॉपी पेन पेपर लेके बैठो। ठीक है, और नोट्स प्लॉट करते चलो। उसके बाद आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, चाहे NCERT या कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन, सब में कंटेंट तुमको यही मिलेगा पढ़ने पे। ठीक है, तो फाइनल गुड्स पे हमारी इसकी वैल्यू एडेड मेथड की बातचीत करनी। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये जानो, देखो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पे इसका कैलकुलेशन है, फिर किन चीज़ों को डूज डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो हर आदमी जान रहा है, ये तो हर किताब में। पहले तुम ये तो जानो कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है, वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? तो सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशन, सारी जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज in an economy, in an economy during an accounting year। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बातचीत कर रहे हैं, ओपन की नहीं, ठीक है,
तो एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, या जो भी उसकी फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है, फाइनल वैल्यू, क्योंकि हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, जो भी उसकी अल्टीमेट वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है दोस्त, तो वही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। अब अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए यही वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेशनल इनकम की जगह डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। और जैसे ही डोमेस्टिक इनकम आएगा तुम उसमें एनएफआई ऐड कर दोगे, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हो, 3 सेक्टरल मॉडल पढ़ रहे हो, ओपन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ये तो आप डिपेंड करता है कि आप किस पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन ये हो गया। अब हम इसको नोट करो, उसके बाद मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत ही बढ़िया वैल्यू एडिशन का, ठीक है। और उसके बाद हम क्या चीज बातचीत करेंगे, फिर हम कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे और पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट करो इसको, आगे बढ़ेंगे। तो भैया अब मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ वैल्यू एडेड मेथडवा का, ठीक है, क्या चीज, वैल्यू एडेड मेथड का हम अब बातचीत करने जा रहे हैं। एक फ्लो चार्ट में तुमको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, फाइनल वैल्यू, वैल्यू एडिशन, हम इसको देखते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है और फार्मर ने बीज बोए, सीड्स को उसने अपने यहाँ प्लॉ किया, ठीक है। तो अब जब उसने बीज बोए तो मान लो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू पड़ती है ₹1000, ठीक है, सीड्स में। और वो सीड से क्या बनाता है, क्रॉप, फसल उगाता है। फॉर एग्जांपल हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूं बच्चों को, कि मान लो कि वो वीट की खेती कर रहा है, गेहूं उगा रहा है, तो 1000 पे अगर उसने सीड्स या बेसिकली जो भी उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट पड़ी सीड और फर्टिलाइजर्स पे मिला के, ठीक है, तो उससे जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितने की आएगी, फिर वो उस गेहूं को कितने में, उसकी जो इंटरमीडिएट फाइनल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, मान लो यहाँ पे आती है 10,000, ठीक है, ये उसकी फाइनल वैल्यू आती है। तो इस स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 रुपए का सामान लगाया, वैल्यू उसकी आउटपुट निकल के आया, फाइनल वैल्यू का मतलब है आउटपुट, ठीक है, और आपने रॉ मटेरियल लगाया था 1000 का, फाइनल आउटपुट आपको निकल के आ रहा है 10,000 का। तो इस स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है कितने का दोस्त, 9000 का। ये सारे फिगर्स रुपीज में है। अब इसका जो फाइनल वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक बार कि वो उस पूरे जो भी उसकी फसल होती है, क्रॉप होती है, वो उसको बेच देता है। तो फार्मर इसको बेचता है, फार्मर अपने फाइनल गुड्स को ही बेचता है, हर आदमी अपने फाइनल प्रोडक्ट को ही बेचता है। फाइनल बेच रहा है किसको, मान लेते हैं हम इसको, ये बेच रहा है फ्लोर मिल वाले को, ठीक है। तो फ्लोर मिल वाला उससे 10,000 रुपए में खरीद रहा है, भाई 10,000 उसने वैल्यू बताई है, फ्लोर मिल वाला 10,000 में खरीद रहा है, ठीक है, एट ₹10,000। तो फ्लोर मिल वाले के लिए ₹10,000 क्या होता है भैया, इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है। वो उस गेहूं को खरीदेगा, उसको प्रोसेस्ड करेगा, उससे फ्लोर बनाएगा, या उससे मैदा, सूजी, या जो भी उसको समझ में आ रहा है, जो भी उसको प्रोसेस करके जो भी उसको बना सकता है वो कुछ बनाएगा, ठीक है। गेहूं खरीदेगा, उससे आटा बना सकता है, मैदा बना सकता है, और भी तमाम चीजें होती हैं, जो भी वो बना सकता है वो बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो गेहूं खरीदता है, प्रोसेस करता है, गेहूं से वो आटा कन्वर्ट कर रहा है, और आटे की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 15,000, ठीक है। तो इस स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, सेम प्रोडक्ट पे 5,000 का, ठीक है। फ्लोर मिल वाले के लिए फाइनल वैल्यू कितने की आ गई, 15,000 की। अब इस 15,000 को फ्लोर मिल वाला इस आटे को किसको बेचेगा, बेकर को, ठीक है। तो बेकर इसको खरीद कितने में रहा है, 15,000 में। मैं जितने में बेचूंगा इसको, ये मेरे लिए फाइनल वैल्यू है, और आप जितने में खरीदोगे, खरीद के प्रोसेस्ड करके आगे ले जाओगे, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है, और जब आगे ले जाओगे तो भैया ये आपके लिए क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक। हम पहले लकड़ी खरीदते हैं और फिर हम उससे फर्नीचर बनाते हैं और फिर हम बेचते हैं। तो जो हम खरीदे, अगर मैं खरीदा तो लकड़ी जो मैं खरीदा वो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, जो फर्नीचर बनाया वो मेरी फाइनल वैल्यू हो गई, और इसके बीच में जो मैंने वैल्यू एडिशन किया है, तो जैसे मैंने किया है वैसे ही पूरे इकोनॉमी एज होल का वैल्यू एडिशन आप निकाल लो, आपको क्या निकल जाएगा सर, नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो बेकर महोदय ने 15,000 में आपसे फ्लोर लिया है और उससे इन्होंने बनाई है बेकरी, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, और मान लो 25,000 के, ठीक है। तो इस स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 10,000 का, ठीक है।
बेकर ने इस जो 25,000 की बेकरी बनाई है वो किसको बेचेगा? शॉपकीपर को बेचेगा। बेकर ने इसको बेचा शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने इसको खरीदा कितने में? 25,000 में। और शॉपकीपर मान लो अपना एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट रख के शॉपकीपर इसको, ठीक है, 28,000 में बेच देता है। किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। अल्टीमेट कंज्यूमर को, क्योंकि अब शॉपकीपर के बाद जो आदमी कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर यहां माना जाएगा। तो इस स्टेज पे वैल्यू कितने की ऐड हुई? 3,000 की। ठीक, यानी कि अगर हम टोटल्स पे बातचीत करें, ठीक, अगर हम टोटल्स पे बातचीत करें तो हमारे पास वैल्यू एडिशन निकालने के दो मेथड हैं। या तो हम हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन निकालते चले जाएं, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक बार इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू देख लें। तो 25, 15, 40, 50, 51,000 आपका बन रहा है उस इकोनॉमी में इंटरमीडिएट कॉस्ट। और आपका फाइनल जो बन रहा है वो 25, 15, 40, 50, 78 का बन रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले भी हम पढ़ते हैं, हालांकि मुझे यहाँ पे वो फॉर्मूला पहले ही लिख देना चाहिए था, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी लिख के और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला बनता है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माइनस क्या होता है दोस्त? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या कर लेते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है। अभी हम इस पे पूरे पे बातचीत भी करेंगे एक बार और। तो या तो ये फॉर्मूला है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आई? 78,000 इन इकोनॉमी। ठीक है, जीरो मिट गया क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट आई आपकी 78,000। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आया? 51,000। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है? 27,000 का। अगर आप इस फॉर्मूले पे लगाओगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 78 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 51, तो भी आपका 27 आएगा। और नहीं तो आप अगर इतने कैपेबल हैं कि आप हर लेवल पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो भी आप सारे फिगर्स को जोड़ के देख लो। 9 + 5 14, 14 और 10 24, 24 और 3 27। यानी कि हर स्टेज पे अगर आप वैल्यू एडिशन को भी अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं और आप ऐड करते हुए आते हैं तो भी वही फिगर आएगा जो फिगर इस फॉर्मूले से आएगा, एंड रिजल्ट को डिफरेंशिएट करने पे भी। यानी कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, दोनों ही दशाओं में आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसी पे आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला ही यही है। मैं 5,000 में लकड़ी खरीदता हूँ, उसको मैं फर्नीचर के तौर पे प्रोसेस्ड करता हूँ और अपने और भी कुछ खर्च लगाता हूँ, जैसे फेविकोल, ये वो, XYZ लेबर चार्ज एंड, ठीक है, और मैं उसको बेचता हूँ 15,000 में। तो मान लो कि मेरा 2,000 लेबर का उसमें चार्ज एक्स्ट्रा लग गया और बाकी तमाम चीज़ें लग गई, ठीक है, तो 5,000 की वो लग गई। तो मैंने उसको बेचा है कितने में? 15,000 में। और मैंने 5,000 की लकड़ी खरीदी थी, 2,000 मेरा लेबर चार्ज 7 और 5,000 मेरा और फर्दर और एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उसमें लग रहे हैं वो। तो टोटल मेरा जो एक्सपेंस बन रहा है वो 13 का बन रहा है। मैं बेच रहा हूँ कितने में? 15 में। यानी कि लकड़ी खरीदने से फर्नीचर बना के बेचने के बीच में, ठीक मेरे दोस्त, लकड़ी खरीद के और फर्नीचर बना के बेचने के बीच में मैंने वैल्यू कितने की ऐड की है? 2,000 की। यही वैल्यू एडिशन अगर आपको पूरे इकोनॉमी एज होल से पता चल जाए तो मैं समझता हूं कि आपका वैल्यू एडेड मेथड जो है वो आ जाएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड सुटेबल कहाँ है? जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो, जहां पे फिजिकल आउटपुट दिखाई दे रहा हो। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि सर्विसेज में वैल्यू एडिशन बहुत ईजी नहीं होता है कैलकुलेट कर पाना, ठीक। तो ये ज्यादा सुटेबल कहाँ है? ये ज्यादा सुटेबल है वहां पे जहां पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, यानी कि जहां पे फिजिकल गुड्स हो। जहां पे नॉन फिजिकल गुड्स यानी कि सर्विसेज होंगी वहां पे इस चीज का आइडेंटिफाई कर पाना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो आपकी हेट्रोजीनियस इन नेचर है, तो उनकी वैल्यूज को बार बार कैलकुलेट कर पाना और कैलकुलेट करके बता पाना, ठीक है, कि इसमें कितना इंटरमीडिएट लगा उस सर्विस में, कितना उसमें फाइनल लगा, ठीक है, क्या उसकी फाइनल वैल्यू आई,
और वैल्यू एडिशन इस सर्विस पे कितना हुआ, ये थोड़ा सा मुश्किल एक टास्क होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा सुटेबल मेथड कहाँ है, ये इसकी डिमेरिट है इस मेथड की, ये मेथड सिर्फ सुटेबल कहाँ है, जहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, आते हैं थोड़ा आगे, ठीक। गाना गाते हुए आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वैल्यू एडिशन का क्या फॉर्मूला है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं मगर फिर से यहाँ जानते हैं। तो वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, वैल्यू कैसे ऐड कि इस प्रोडक्ट में, इस मार्कर पेन में वैल्यू कितने की ऐड हुई कैसे पता चलेगा, जब इस मार्कर पेन की फाइनल वैल्यू तुम्हें मालूम होगी और इस मार्कर पेन में कितना इंटरमीडिएट कॉस्ट पड़ा ये मालूम होगा, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट कितने की पड़ी ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला होता है दोस्त, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट पे कितना कंज्यूम हमने किया है। जैसे समोसा अगर मान लो कि 10 रुपए में मिल रहा है, पता नहीं मुझे तो खाए हुए वैसे भी काफी समय हो गया है अपने पैसे से, ठीक है। तो 10 रुपए का समोसा माइनस समोसा बनाने की सारी तरह की कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट कितने तरह की होती है 11th में तुमने पढ़ा है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो ये इंटरमीडिएट कॉस्ट का जो भी कंजम्पशन पड़ रहा है वो आप 10 रुपीज समोसा माइनस 8 रुपीज उसको बनाने में ओवरऑल ऑन एन एवरेज एक खर्च हम एस्टिमेटेड जो है, ठीक है। तो समोसे के आउट इंग्रेडिएंट से और आउटपुट बनने तक में वैल्यू कितने की ऐड हो गई है, 2 रुपए की, ठीक। तो अब आता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ नई चीजें बताने। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं सर, मैंने कहा देखिए सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है नेट सेल्स, ठीक है। अब नेट सेल्स कब होगा, इसके पीछे भी कंडीशन है, व्हेन एंटायर स्टॉक प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज सोल्ड, जितना इस बार स्टॉक बनाया गया, प्रोडक्शन जितने का हुआ पूरा का पूरा अगर बिक गया तो जो सेल वैल्यू है वही वही आउटपुट वैल्यू है। और अगर नहीं बिका तो, अगर रिमेन अनसोल्ड रह गया तो 100 यूनिट हमने पूरे साल भर में बनाई, 100 बेच दी, तो जो सेल वैल्यू है वही आउटपुट वैल्यू है। 100 बनाई और 90 बेच पाए, 95 बेच पाए, तो सर उसमें कुछ चेंज आएगा क्या, मैं कह अरे यार सब में चेंज आएगा, आओ वो भी चेंज देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा इस हिसाब से। मैंने कहा क्या, तो आप कहते हैं कि सर नेट सेल्स, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं कहा ये अब क्या नई चीज है भाई, चेंज इन स्टॉक किसे कहते हैं जरा बताना। तुमने कहा कि सर नोट कर लीजिए चेंज इन स्टॉक किसे कहते हैं, ठीक। चेंज इन स्टॉक किसे कहते हैं, तो चेंज इन स्टॉक कहते हैं, चल क्यों नहीं रहा है मार्कर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सबसे ज्यादा मैं कंफ्यूज इसी फॉर्मूले में आज तक हुआ हूं, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, मगर खैर अब चीजें याद रहती हैं, ठीक। ये हो गया। तो ये तुमने वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक ये फॉर्मूला देखा, एक ये फॉर्मूला देखा, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट किसे कहते हैं ये भी मैं बता दूं यहीं पे तत्काल प्रभाव से, बिना कीमती समय बर्बाद किए हुए। इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ इनपुट, आउटपुट नहीं, वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है, और
इंपोर्ट्स भी कई बार आते हैं, मगर अभी हम सिर्फ मैं लिख के छोड़ रहा हूं, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें तो वेट करना होगा, एंड तक तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि इंपोर्ट्स क्यों आते हैं। तो पहले इतना आप नोट करिए, फिर और इसमें कुछ अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर फॉर्मूले मैं बताऊं तुम्हारे लिए। के तुमने दो फॉर्मूले देखे, अब जिस फॉर्मूले को मैं रिवील करने जा रहा हूं, जो एक्चुअल में सबसे जेन्युइन फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, ठीक है, वो मैं तुमको बता रहा हूं, और वो है ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो आप स्टॉक में चेंज आ रहा है यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लो, और प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब ये होता है, एक मिनट चलो साइड में, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि आपने जो वैल्यू प्रोड्यूस की, फॉर एग्जांपल अगर फार्मर ने 10,000 के वीट का प्रोडक्शन किया, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी तो रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10,000 का आउटपुट हुआ पूरा वो बेच देगा, तो वो खुद क्या खाएगा, खाएगा ना वो कुछ। तो मान लो कि वो 5,000 का सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता है और 5,000 का वो बेच देता है। ठीक है, तो जो बेच दिया वो उसकी सेल वैल्यू हो गई। चेंज इन स्टॉक अगर कहीं हुआ है अदर देन फार्मर, कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में, कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन एंटरप्राइज में, तो वो काउंट होगा। और आपकी जो प्रोड्यूस्ड वैल्यू है, अगर आप उसमें से भी सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो वो काउंट बिल्कुल होगा, काउंटेबल है, 100% काउंटेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्शन की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर, हर हालत में आएगी। ठीक है, और अगर आपको ये बात सही नहीं लग रही है तो 11th में जब तुम, जो भी बच्चा जर्नल पढ़ता रहा होगा, तो जर्नल में ड्राइंग ऑफ गुड्स में आपने ड्राइंग की एंट्री पढ़ी रही होगी, ड्राइंग डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी चीजों को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो रिकॉर्ड नहीं होता है? जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो रहा है तो नेशनल इनकम में भी होगा, विद नो डाउट। आप यहाँ पे कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ये अब आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 फॉर्मूले हुए। पहला नेट सेल्स when entire stock produced during the year is sold, दूसरा, ठीक है, नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और तीसरा जो सबसे जेन्युइन फॉर्मूला है, ठीक है, नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो जब आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो। ठीक है, अब इसमें एक 2-3 बातें हैं जो जानने की हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ क्या होता है? एक्सपोर्ट हम किन चीजों का करते हैं? एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो हम किस चीज का करते हैं, और इंपोर्ट हम किस चीज का करते हैं? आमतौर पे ये कॉमन बेसिक मान्यताएं हैं कि एक्सपोर्ट्स हमेशा होता है आपका फाइनल गुड्स का, और इंपोर्ट्स हमेशा होता है इंटरमीडिएट गुड्स का। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ क्या करना है? क्या ये नेशनल इनकम में इनके फिगर्स ऐड होंगे? तो सर दोनों केसेस में नहीं होंगे, ना एक्सपोर्ट के ना इंपोर्ट के। अगर आपको नेट सेल्स दे दिया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट काउंट नहीं होगा, ये बात मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू बता दिया है और इंपोर्ट्स की वैल्यू नहीं बताया है, या मान लो कि दोनों की बताया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की भी बताया, इंपोर्ट की भी बताया है, तो आपको सिर्फ क्या लेना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है, इंपोर्ट नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक, अब ये एक बात हुई। दूसरी, ठीक, कि अगर सेल्स में आपको सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स के बारे में लिखा है और उसके बाद एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तब एक्सपोर्ट लिया जाएगा। ठीक है, और सेम वही चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन में होगी। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बोला है और फिर इंपोर्ट बोला है तो इंपोर्ट काउंट होगा। और तीसरी बात, सेल वैल्यू भी लिखी हुई है और एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेट सेल लिखा हुआ है खाली, आगे कुछ डोमेस्टिक वगैरह कुछ नहीं है। सेल वैल्यू है, एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट का फिगर ज्यादा हो जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है अगर सेल के फिगर से, तो भी एक्सपोर्ट काउंट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर इंपोर्ट का फिगर इंटरमीडिएट कॉस्ट के फिगर से अगर ज्यादा होगा तो भी ये क्या होगा? काउंट होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है और इन चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है। अभी सुनोगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसे ही सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था। ठीक है, कि हमारे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बड़ा एकदम
हसीन मिजाज बना हुआ है चारों तरफ, ठीक। और हम जब उसको साथ में नोट डाउन नहीं करते थे, लिखते हुए नहीं चलते थे, नोट्स नहीं ड्राफ्ट करते थे, तो एग्जाम के टाइम में पता चलता था कि ठीक है 100 में 3 नंबर आ रहे हैं, 100 में 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा तुमको नहीं करना है, तुम इसको नोट करते हुए साथ में चलो, ठीक है। आते हैं भाई थोड़ा अपने अगले एग्जाम्पल पे, जो मैं बात अभी अभी बताया हूँ। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, ये अलग अलग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके मैं जरा सा कुछ एग्जाम्पल्स पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, और फिर उसको मैं एक एक करके आपके लिए क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जरा 3-4 एग्जाम्पल्स भी लिख दी जाए, जो मेरे जरा मेहनती बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको लिखने में शर्म आती होगी, ठीक, उनके लिए लिखा रहेगा, सुन के जो नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीजें इजी होंगी, ठीक। और वैसे भी ये यहाँ पे हैं तुम्हारे सामने ढेर सारे एग्जाम्पल्स, इधर एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, इधर इंपोर्ट के हैं, सेपरेटली इंक्लूड नहीं होगा या कब कहाँ किस केसेस में होगा वो भी सारी हम बातें कर लेते हैं, ठीक। पहला केस देखते हैं, सेल की वैल्यू अगर 12,000 गिवन है और एक्सपोर्ट 4,000 है, तो इस केस में एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। इस केस में एक्सपोर्ट नॉट इंक्लूडेड, क्यों नॉट इंक्लूडेड, क्यों भैया, क्योंकि इस 12,000 में ये 4,000 की वैल्यू ऑलरेडी मानी जा रही है, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, कम है सेल की वैल्यू से, ठीक है, बहुत अच्छी बात सर, तालियां, ठीक। केस नंबर 2, डोमेस्टिक सेल है 15,000 की, डोमेस्टिक यानी कि देश की फिजिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर, ठीक है, और एक्सपोर्ट है 5,000 का, तो यहां पे एक्सपोर्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। सर यहाँ पे तो एक्सपोर्ट आप लोगे, मैंने कहा क्यों भैया, एक्सपोर्ट विल इंक्लूडेड, क्यों, ये इंक्लूड किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल है और आपको नेट सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे आप जो टोटल सेल निकाल रहे हो वो देश के भीतर प्लस देश के बाहर सारी मिला के आप निकाल रहे हो, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपने फिनिश्ड गुड्स का ही किया होगा, फाइनल गुड्स का ही किया होगा, बहुत अच्छी बात, तालियां। ये दो केस के बाद इंपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, आते हैं फिर थर्ड वाले पे छोड़ते हैं, पहले आते हैं इंपोर्ट पे। इंटरमीडिएट कॉस्ट है 12 की, इंपोर्ट है 3 का, ठीक। तो यहां पे भी क्या होगा, सेम वही फंडा, इंपोर्ट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट का जो फिगर है वो आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट के फिगर से कम है, इसलिए, ठीक है, ये 3,000 है, ये 12,000 है, तो इसलिए ये नहीं आएगा, ये मान लिया जाएगा, ये एजम्पशन चलता है, ठीक है, कि इस 12,000 में ये 3,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक। फिर केस 2, इंटरमीडिएट कॉस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो 12,000 है, और इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट से जो मेरे इंटरमीडिएट कॉस्ट पड़ी वो 3 की पड़ी, और देश के भीतर जो पड़ी वो 12 की पड़ी, तो टोटल कितने की पड़ी, 15 की पड़ी। तो यहां पे इंपोर्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इंपोर्ट्स विल इंक्लूडेड, यहां पे ये इंक्लूड होगा, ठीक है। आते हैं थर्ड में, दोनों में बताया था, सेल वैल्यू है 12 और एक्सपोर्ट है 18 का, ले भैया एक्सपोर्ट तो तुम्हारी सेल वैल्यू से ज्यादा हो गया, यहां पे एक्सपोर्ट काउंट करेंगे कि नहीं। सर अब ये तो कंफ्यूजन आ गई, कैसे कंफ्यूजन, सर यहाँ पे तो डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा नहीं है, मैंने कहा हाँ डोमेस्टिक नहीं लिखा है तो सर एक्सपोर्ट नहीं काउंट करेंगे, मैं कहा चलो मान लिए, मगर सर एक्सपोर्ट का फिगर तो सेल के फिगर से ज्यादा है, मैं कहा हो सकता है कि हम अपने देश में कम रखे हों, विदेश ज्यादा भेज दिए हों, ठीक। तो ऐसे केसेस में एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्त, एक्सपोर्ट्स विल इंक्लूड, यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। और सेम यही फंडा इंटरमीडिएट में, देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट कम है और इंपोर्ट का फिगर ज्यादा है, हो सकता है आपने जो रॉ मटेरियल मंगाया हो, वैल्यू ऑफ इनपुट जो आपने मंगाई हो, ठीक है, उसकी जो वैल्यू रही हो वो आपकी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी से ज्यादा आपने इंपोर्ट प्रीफर किया हो, तो यहां पे भी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, इंपोर्ट्स विल इंक्लूडेड, आंख बंद करके एकदम, ठीक है, हनुमान जी का नाम लो और इसको समझ लो, ये जो है ये डिट्टो है, यानी कि केस नंबर 1 में सेल वैल्यू कितनी काउंट होगी, 12,000, केस 2 में सेल वैल्यू कितनी काउंट होगी, 15 + 5 दोनों मिला के 20,000,
और केस 3 में क्या काउंट होगी, 12 + 18 30। क्यों 30 सर, क्यों 12 नहीं, वाई नॉट 12, वाई ओनली, मतलब वाई नॉट 12 और वाई नॉट 18, वाई 30, क्यों दोनों को जोड़ रहे हो, क्यों, क्योंकि सेल की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से क्या है दोस्त, कम है। यहां पे इंटरमीडिएट की वैल्यू क्या काउंट होगी, 12,000। इंपोर्ट नहीं काउंट हो रहा है, इसलिए यहां पे इंपोर्ट काउंट हो रहा है, तो इसलिए यहां पे कितनी काउंट होगी, 15,000। ठीक है, और यहां पे इंपोर्ट हो रहा है, तो यहां पे कितनी काउंट होगी, 27,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो, अब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड अंडर विच सर्कमस्टांस, और एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड अंडर विच सर्कमस्टांस, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने देख लिया था, ये हमने निपटा लिया था। अब आ जाते हैं जल्दी से इस टॉपिक को, इस वैल्यू एडेड मेथड के एकदम एंड रिजल्ट पे, एंड प्रोसेस पे, और हम ये देख लेते हैं कि अभी इसमें खत्म कैसे होनी है चीजें। तो अभी हमने वैल्यू एडिशन देख लिया है, वैल्यू एडेड हमने निकालना सीख लिया है, और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता था, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, ठीक है, नेट सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये हमने देख लिया था। यानी कि हम वैल्यू एडेड निकालना सीख चुके हैं। अब इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं भैया, 3.5 सेक्टर। ठीक है, कौन कौन से, प्राइमरी 3 सेक्टर होते हैं, कहीं किसी के सामने 3.5 मत कह देना, बड़ी बेइज्जती होगी, प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सियरी, कुछ लोग इसे टेरिटरी भी कह देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे तेज बच्चे मुझे बड़े पसंद आते हैं। ठीक है, जो टर्सियरी को टेरिटरी भी पढ़ देते हैं। अगर आप तीनों सेक्टर से वैल्यू एडिशन निकालना सीख जाते हो, या तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड मैं आपको निकाल के दे देता हूं कि ये प्राइमरी का वैल्यू एडिशन है, ये सेकेंडरी का है, ये टर्सियरी का है, तो आप क्या पाओगे, जो रिजल्ट आता है, अगर आप तीनों सेक्टर्स के समेशन की बात करिए, समेशन की अगर तीनों की बात करिए, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, उस रिजल्ट को कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं जीवीए एमपी। ठीक है, अब सर ये कौन सा नया एग्रीगेट आ गया, जीवीए एमपी। ठीक है, मैंने कहा डोंट वरी, परेशान नहीं होते हैं, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो जीवीए एमपी का ही दूसरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपीएमपी। तो मतलब ये हुआ, यहां पे अगर मैं कहूं तो जीवीएमपी कह लो या जीडीपीएमपी कह लो, दोनों एक ही हैं। बिल्कुल सर, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जीवीए और जीडीपी दोनों क्या हैं, एक हैं। एक का घर का नाम जीवीए है और उसका स्कूल वाला नाम जो है, ऑफिशियल नेम जो है वो जीडीपी है। आप जीडीपीएमपी पा गए, आपको निकालना क्या है सर, नेशनल इनकम। ठीक है, आप जीडीपीएमपी पा चुके हो, आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपके पास जब जीडीपीएमपी आ गई, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये चीज, ये लाइन, और यहीं से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास जीडीपीएमपी आ गई, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपको एनएनपीएफसी निकालना है ना, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। लेट मी चेक, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो थोड़ा और नीचे लिख दें, यहां लिख देते हैं एनएनपीएफसी। आपको नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं। जीडीपीएमपी तुम पा चुके हो। ठीक है, तो आपको ग्रॉस को क्या करना है, नेट करना है। आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे सर, डिप्रिसिएशन। ठीक है, आप जीडीपीएमपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो सर आप क्या पा जाओगे, क्या पा जाओगे आप, ग्रॉस जो है वो नेट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी आ गया, और
डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं? एनडीपीएफसी को कहते हैं, ठीक है। तो एनडीपी एमपी आ गया है, एनडीपी एफसी निकालना है, तो क्या करेंगे? एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर दो सर। मैंने कहा क्या माइनस कर दो? आपने कहा सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। मैंने कहा अच्छा, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एनडीपीएफसी को ही तो हम क्या कहते हैं? तो तुमने कहा सर एनडीपीएफसी को ही हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। बहुत अच्छी बात प्यारे लाल। डोमेस्टिक इनकम आ गई है, नेशनल इनकम निकालना है। थोड़ा सा नेशनल इनकम को थोड़ा और दूर लिखा जाए। डोमेस्टिक इनकम आ गई है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी आपको निकालना है अगर इफ इन द केस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताया हूं मैं, प्रीवियस वीडियो देखे हो, नोट्स अगर बनाए हो, भाई नहीं बनाए हो तो ये तो पाप का काम है, मगर अगर बनाए हो तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर। डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए एक ही काम आता है, क्या आता है सर? एनएफआईए। मैंने कहा क्या करना है एनएफआईए का? तुमने कहा सर एनएफआईए को जोड़ दो। मैंने कहा ले भाई जोड़ दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दोगे और आप क्या पा जाओगे? नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो नेशनल इनकम है वो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से निकल जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये एरो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ से ये आपका फॉर्मूला है यहाँ तक का, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जीवीए को ही जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों एक ही है। मार्केट प्राइस पे आएगा, मार्केट प्राइस से आने के बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे फैक्टर कॉस्ट में, एनआईटी माइनस करके, फिर आप ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे डिप्रिसिएशन माइनस करके, तो तब आप पा चुके रहोगे डोमेस्टिक इनकम। एनआईटी माइनस करके आप फैक्टर कॉस्ट पाए हो, डिप्रिसिएशन माइनस करके आप नेट पाए हो, और आप ये दोनों माइनस करने के बाद आप पा गए हो डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जैसे ही आप पाओगे, आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे और आप क्या पा जाओगे सर? नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम की जो पूरी निंजा टेक्निक है, ठीक है, वो हो गई है खत्म। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हम इस पूरे तीनों मेथड पढ़ने के बाद, मैं तुरंत अभी इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन इन जनरल पूरे चैप्टर में होती है। डूज एंड डोंट्स उसको हम कहते हैं, कि क्या चीजें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और क्यों, और क्या चीजें हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे और क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे। क्योंकि बोर्ड्स में 2 नंबर से लेके 3 नंबर या 4 नंबर तक का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि स्टेट विद गिविंग रीजन के साथ कि व्हाई दिस फलाना, यानी कि फॉर एग्जांपल ले लो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, ठीक है, आपको ये बताना पड़ता है, ठीक है। तो सम डूज और सम डोंट्स जो है, पहले हम वैल्यू एडेड मेथड आज खत्म किए हैं, फिर हम अगला वीडियो हमारा इनकम मेथड पे पूरा आएगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, फिर हम तीनों मेथड को जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद जीडीपी का इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है, जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी इन्फ्लेटर, ठीक, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे, और उसके बाद हम एक वीडियो में हम बातचीत करेंगे डूज एंड डोंट्स की, क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट की जाए, क्या चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं काउंट की जाए, ठीक है। तब तक भैया इसको पढ़ते रहो, लिखते रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, ठीक। हमारी आपकी आज की बातचीत यहीं पर खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।